Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of हिंदी मल्हार. हमने चैप्टर 10 तक सभी चैप्टर्स देख लिए हैं. चैप्टर 11 चेतक की वीरता, ये कविता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे, सभी पैराग्राफ की व्याख्या भी देखेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो भी देखेंगे. ये आप इंडेक्स देख सकते हैं. इतने चैप्टर्स 10 तक हमने कवर कर लिए हैं. चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई है. उस कविता को हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं प्रसंग सहित व्याख्या के साथ. लेकिन अभी तक आपने सभी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट अस जस्ट रीड द पोएम. चेतक की वीरता. रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था. राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था. रण मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, जहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है, और चौकड़ी मतलब छलांग ले लेकर चलना. तो यहाँ पर प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता नामक कविता से उद्धृत है या ली गई है. कवि इन पंक्तियों में चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं वो हमें व्याख्या में बताना है. तो व्याख्या क्या है? चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अथवा छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है. उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा से सामना कर रहा हो. उसकी गति यानी उसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज है, ऐसा लगता है जैसे हवा की भांति वो दौड़ रहा है, हवा से मुकाबला कर रहा है या रेस लगा रहा है. ठीक है, आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैराग्राफ से. काव्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? चेतक की, राणा प्रताप की, कवि की या हवा की? चेतक की. चेतक युद्ध के मैदान में क्या भरकर अपनी वीरता को दिखाता है? पानी भरकर, चौकड़ी भरकर, दौड़कर या सोकर? चौकड़ी भरकर. चेतक की चलने की गति कैसी थी? मंद थी, सुस्त थी, तीव्र थी या धीरे धीरे थी? तीव्र थी. चेतक के चलने की गति ऐसी थी मानो डैश हवा में बातें कर रहा हो, राणा प्रताप से बातें कर रहा हो, नदी से बातें कर रहा हो, धरती से बातें कर रहा हो, हवा से बातें कर रहा हो. नेक्स्ट है चौकड़ी का अर्थ क्या होता है? कूदना, छलांग, बैठना या खड़ा होना. छलांग लगाना अर्थ होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था. वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था. तन यानी शरीर और अरि यानी होता है शत्रु. अब इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग हमेशा सेम ही होगा कि ये श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित जो कविता है चेतक की वीरता, उससे पैराग्राफ लिया गया है. इसमें क्या वर्णन किया गया है? चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है. और व्याख्या क्या है? कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का कोड़ा. कोड़ा क्या होता है? चाबुक जो बोला जाता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं कोड़ा. तो कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था. उसे कोड़ा मारने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद से ही समझ जाता था कि राणा प्रताप आखिर चाहते क्या हैं. वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था चेतक, जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सर पर प्रहार करता था. ओके, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं. किसका कोड़ा चेतक के तन पर नहीं गिरा था? राणा प्रताप का, चेतक का, कवि का या हवा का? राणा प्रताप का. चेतक कैसा था? नासमझ था, समझदार था, सुस्त था या मंदबुद्धि था? समझदार था. फिर चेतक शत्रुओं के किस पर आक्रमण करता था? पैर पर, पेट पर, मस्तक पर या धड़ पर? तो मस्तक पर करता था, यानी सिर वाले एरिया पे. फिर चेतक शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था. तेजी से, धीरे से, अचानक से या इनमें से कोई नहीं? तेजी से. फिर अरि का अर्थ क्या होता है? मित्र, शत्रु, नाग, राजा. शत्रु होता है अरि का अर्थ. फिर है जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था. तनिक मतलब थोड़ा, बाग मतलब लगाम, जो रस्सी होती है घोड़े की जिसे खींचकर हम घोड़े को काबू में करते हैं उसे हम लगाम या बाग बोलते हैं. पुतली, जो आंख के बीच में हमारा काला सा एक सर्कल होता है, काला भाग होता है, उसे हम पुतली कहते हैं. तो प्रसंग सेम रहेगा. अब इसमें क्या व्याख्यान किया गया है, क्या वीरता बताई गई है चेतक की? तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर इतनी तीव्र गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेज गति से दौड़ने लगता था. उसे लगता था कि उसके जो स्वामी है यानी जो राणा प्रताप है, उन्होंने ही उसे कुछ हलचल करने के लिए लगाम को खींचा है. राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता वह उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था. कहने का मतलब ये है या तात्पर्य यह है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझता था. जिधर वो मुड़ना चाहते थे उधर महाराणा प्रताप देखते भी नहीं थे, तब तक तो चेतक उधर मुड़ जाता था. देन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. सवार लेकर कौन उड़ जाता था? चेतक, राणा प्रताप, कवि या सभी? चेतक. चेतक
किसकी हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाता था? शत्रु की, राणा प्रताप की, हाथी की या तलवार की? राणा प्रताप की। फिर है आंखों की पुतली घूमने से पूर्व कौन मुड़ जाता था? शत्रु, राणा प्रताप, चेतक या हाथी? चेतक। चेतक किसको लेकर तीव्र गति से मुड़ जाता था या उड़ जाता था? शत्रु को, कवि को, पानी को या राणा प्रताप को? राणा प्रताप को। फिर है काव्यांश में लगाम का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुआ है। लगाम किसे कहा गया है? बाघ को, रस्सी को, तनिक को या हिली को? बाघ को। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक क्या होता है? निडर, और सरपट मतलब बहुत तेज गति से। प्रसंग सेम रहेगा। फिर चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, व्याख्या है, कवि कहते हैं कि चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाया, चालों में, है ना, और तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, ये उसकी वीरता के स्मारक हैं। मतलब वे उसकी वीरता को दिखाते हैं कि वो डरता नहीं था, शत्रुओं पर आक्रमण कर देता था बहुत तेज स्पीड के साथ। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों, नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता था। ना तो वह ये देखता था कि कितने भाले चल रही हैं युद्ध में या कितनी तलवारें चल रही हैं, वो बहुत तेजी के साथ बीच में घुसता युद्ध के मैदान में और शत्रुओं को मार गिराता था। आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। किसने अपनी कौशलता और वीरता का परिचय दिया? चेतक ने, राणा प्रताप ने, कवि ने, शत्रु ने? चेतक ने। चेतक ने अपनी कौशलता और वीरता किसके द्वारा दिखाई? हाल द्वारा, चाल के द्वारा, भय के द्वारा या ढाल के द्वारा? चाल के द्वारा। फिर चेतक की वीरता का स्मारक था निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, तेज दौड़ना, शत्रु पर आक्रमण करना या डर कर? निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना। फिर भालों और तलवारों से सुसज्जित शत्रुओं के बीच में जाकर शत्रुओं पर कौन प्रहार करता था? राणा प्रताप, चेतक, शत्रु या कवि? चेतक प्रहार करता था। फिर सरपट का क्या अर्थ होता है? बहुत तेज गति से दौड़कर, धीरे धीरे, इसमें से कोई नहीं, बहुत तेज गति से। फिर है अगला पैराग्राफ, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहां नहीं। माथा यानी मस्तक, सिर, है ना। इसका प्रसंग सेम है। अब इसमें क्या कहते हैं, व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया था। मतलब जहां भी जगह दिख रही है, हर जगह वह होता था। वह किसी एक स्थान पर दिखता, लेकिन जैसे ही दूसरे शत्रु के आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वह तुरंत वहां से गायब हो जाता था। फिर वह कहीं दूसरी जगह दिखता, ठीक उसी प्रकार वह वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था। परचम यानी झंडा, यानी कि वो युद्ध में कैसे विजयी हो सकता था, कैसे वो अपनी फुर्ती दिखाता था, ये सब हमें उसकी वीरता के वर्णन में कवि ने बताया है। प्रश्न देख लेते हैं। अरि का अर्थ अभी मैंने बताया, शत्रु, सांप, मित्र या नेवला? शत्रु। चेतक ने युद्ध के किन स्थलों पर अपना परचम लहराया? बीच में, किनारे पर, सभी स्थलों पर, केवल एक तंबू पर? सभी स्थलों पर। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन चला जाता था? शत्रु, चेतक, राणा प्रताप या कवि? चेतक। वीरता का परचम लहराया शत्रुओं ने, राणा प्रताप ने, कवि ने या चेतक ने? चेतक ने। फिर नेक्स्ट है, काव्यांश में सिर का पर्यायवाची क्या दिया हुआ है? अरि, मस्तक, यही या वही? मस्तक दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रजमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। तो नद यानी नदी, अरि यानी शत्रु, और गहराना मतलब हो गया टूट पड़ना। इसका प्रसंग सेम रहेगा। यहाँ पर व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ रहा था। जैसे नदी की लहरें कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती हैं, वैसे ही चेतक युद्ध के मैदान में बढ़ता जा रहा था। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल, विकराल मतलब बहुत विशाल, बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता, अर्थात टूट पड़ता था। वह इतनी स्पीड के साथ दौड़ता था कि कोई उसको पकड़ पाने की तो बात दूर है, देख पाना भी मुश्किल था कि वह एक क्षण में यहाँ रहता था, दूसरे ही क्षण में वो शत्रुओं पर दूसरी जगह पर जाकर प्रहार कर रहा होता था। क्वेश्चन है, कौन नदी के लहरों की भांति आगे बढ़ता गया? चेतक, शत्रु, राणा प्रताप या कवि? चेतक। कुछ क्षण के लिए कौन रुक जाता था? शत्रु, राणा प्रताप, चेतक या कवि? चेतक। चेतक किसकी चमक की तरह शत्रु पर प्रहार करता था? बिजली की, पानी की, हवा की या नदी की? बिजली की। चेतक किसका रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता था? नदी का, आग का, बादल का या अरि का? बादल का। फिर है, चेतक किसकी लहरों की भांति आगे बढ़ता गया? नदी की, हवा की, पानी की या तूफान की? नदी की भांति। नाउ लास्ट पैराग्राफ है, भाला गिर गया गिरा निशंग,
है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। है यानी होता है घोड़ा, वैरी यानी होता है दुश्मन। इसमें पंक्तियों का जो प्रसंग है वो सेम रहेगा। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि घोड़े की टापों से अर्थात उसके जो पैर है ना, उससे दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस, तरकस क्या होता है जिसमें तीर रखते हैं, सो भाले तरकस सभी जमीन पे पड़े हुए थे शत्रुओं के। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर बैरी दल यानी दुश्मन का जो खेमा था, दुश्मन की जो साइड थी, वह भी दंग रह गई थी कि एक घोड़ा कितनी वीरता के साथ युद्ध के मैदान में सबको छिन भिन कर रहा है, सबको हरा रहा है। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। किसकी टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गया? घोड़े की, हाथी की, बैल की या सभी की? घोड़े की। भाले और तरकश कहाँ पड़े हुए थे? नदी में, जमीन पर, घर में या तंबू में? जमीन पर। वैरी दल का अर्थ क्या होता है? दुश्मन का खेमा, बेर का दल, कमल पुंज या दाल? दुश्मन का खेमा। चेतक की वीरता का पराक्रम देखकर कौन दंग रह गया? वैरी दल, मित्र, नदी या राणा प्रताप? तो इसका आंसर है वैरी दल दंग रह गया था। तो इसके साथ हमने सभी पैराग्राफ यानी पूरी कंप्लीट पोएम रीड कर ली है। कवि का परिचय देख लेते हैं। सो इनका नाम है श्याम नारायण पांडे जी। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। इन्होंने एक काव्य कृति लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसमें कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम है हल्दी घाटी। ये 1939 में पब्लिश्ड हुई थी। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है, वह इसी हल्दी घाटी जो पुस्तक है उसी का एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। मतलब सबके अंदर जोश भरती थी ये कविता। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में लोग पार्टिसिपेट करते थे, उनके लिए कविता बहुत ही पावरफुल थी, उन्हें मोटिवेट करती थी युद्ध में लड़ने के लिए या अपने देश के प्रति युद्ध लड़ने के लिए। इनका जो जीवन काल है वो 1907 से लेकर 1991 यानी कि 1907 से 1991 तक था। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने इस कविता का फर्स्ट पार्ट यानी कि पूरी पोएम रीड कर ली, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देख ली। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देख लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।